इस तरह की परफॉर्मेंसेस ना रेयर होती हैं, इस तरह की परफॉर्मेंसेस आपको रोज नहीं दिखती, और इस तरह की परफॉर्मेंसेस में तुक्का भी नहीं होता। 7 मैच जीतना ठीक है, इंडिया से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह भारत ने गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में की है, सामने कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने इस तरह की गेंदबाजी की हो। हां, बाकी टीमों ने बैट से रन जरूर बनाए हैं, लेकिन भारत को बैट से रन बनाने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन 7 में से 5 मुकाबले में तो भारत ने चेज किए, और चेज ऐसी की है कि 300 रन किसी ने बनाए नहीं थे। फिर आपने 229 रन, जहां पर इंग्लैंड ने 100 रन से शिकस्त का सामना करा, उसके बाद यहां पर भारत ने 357 बनाए, लेकिन सामने वाली टीम सिर्फ 55 रन पर आउट की। इसका मतलब है कि जो भारत की ताकत इस वर्ल्ड कप में बैटिंग नहीं, गेंदबाजी है। और आप याद कीजिए कब आपको ऐसा लगा हो कि भारत किसी वर्ल्ड कप में या किसी बड़े टूर्नामेंट में गया है और बल्लेबाजी नहीं, भारत की गेंदबाजी भारत की ताकत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बल्लेबाज भारत के अच्छे नहीं या फिर वो ताकतवर नहीं, लेकिन गेंदबाजी ने तो इस तरह का कमाल किया हुआ है कि बैट्समैन उनको नॉर्मल क्रिकेट खेल के कुछ कुछ कमजोरियां होने के बावजूद भारत इतनी जबरदस्त टीम है। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये विडंबना कहें या एक्सीडेंट कहें, जहां हार्दिक पांड्या को चोट लगी, हार्दिक की इस टीम को जरूरत है, वो टीम का बैलेंस रखते हैं, वो होपफुली नेदरलैंड्स या फिर सेमीफाइनल में भारत की टीम में वापस आएंगे। लेकिन जब उनको चोट लगी तो भारत के खेमे में यह पैनिक नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया जी, अब क्या करेंगे। भारत ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। आपने एक बल्लेबाज खिलाया और आपने एक गेंदबाज मोहम्मद शमी को खिलाया। आपने कहा 5 गेंदबाजों के साथ काम हो जाएगा, अगर वो 5 विकेट टेकिंग गेंदबाज है, और वहां पर हम 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन रखते हैं, हर किसी का रोल है। लेकिन यहां पर बुमराह जिस तरह से पहला ओवर फेंकते हैं, फिर सिराज गेंद करते हैं, और फिर आते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने 3 मैचों में 14 विकेटें ली हैं, और ये वही मोहम्मद शमी है जो भारत की टीम खिला नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि टीम को शार्दुल ठाकुर की ऑलराउंड एबिलिटी में ज्यादा विश्वास था। टीम कहती थी यार 8 नंबर पर बैटिंग चाहिए होगी, और वो गलत भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आगे गया है, आप खुद देखेंगे इंग्लैंड और इंडिया में यही फर्क है। इंग्लैंड के पास ऑलराउंडर्स बहुत हैं, वो ऑलराउंडर्स जो थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग करते हैं, लेकिन काम चल जाता है। इंडिया के पास इस टीम में कोई ऑलराउंडर ही नहीं है भाई। आपके पास 5 गेंदबाज हैं और आपके पास विकेट कीपर मिला के 6 बैट्समैन हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्रिकेट आपको वो रास्ता दिखाती है जहां पर आपको ऑलराउंडर्स के पास जाना पड़ता है। आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, 2011 की तरह के ऑलराउंडर्स हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिट्स एंड पीसीज में ना आप फंस सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत स्पेशलिस्ट के साथ खेल रहा है। जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, भारत को बदलाव करना होगा, जो भी बदलाव उस वक्त होगा। लेकिन भाई ये 3 तेज गेंदबाजों को तो आप हिलाने की कोशिश भी मत करना। जडेजा और कुलदीप यादव तो हैं ही। अब सवाल यह है कि भारत की इस गेंदबाजी को देखकर सामने वाली टीमें क्या कर रही हैं। भारत का अगला मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। अब यही 2 टीमें हैं जो ऊपर से दिख रही हैं कि यार इनमें कमियां कम है, लेकिन साउथ अफ्रीका की एक वीकनेस है। साउथ अफ्रीका चेज अच्छा नहीं करता। साउथ अफ्रीका जब चेज अच्छा नहीं करता तो वहां पर भारत ईडन गार्डन्स में कोशिश करे, अगर आप टॉस जीतते हैं आप पहले बैटिंग करें। हां, भारत भी चेज करना चाहता है, लेकिन दोस्तों पिछले 2 मैच तो भारत ने पहले बैटिंग करके मैच जीता है ना। आप जाइए बैटिंग कीजिए और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को कहिए आइए आप चेज कीजिए। मैंने पिछले मैच में ईडन गार्डन्स में देखा कि ओस जरूर गिरता है, और जब ओस गिरेगी तो थोड़ी सी दिक्कत स्पिनर्स को आती है जब वो गेंद करते हैं शाम को। बट एक पैटर्न जो इस पूरे वर्ल्ड कप में दिखा है वो ये है, जब आप दूसरी बैटिंग करते हैं वो पहले 15-18 ओवर जब फ्लडलाइट्स ऑन होती हैं, तेज गेंदबाजों का बॉल हिलता भी बहुत है। तो इमेजिन कीजिए आप साउथ अफ्रीका को बोर्ड पर रन देते हैं, साउथ अफ्रीका चेज अच्छा नहीं करता है, और भारत के बुमराह, सिराज और शमी ये उस कंडीशंस का फायदा उठाते हैं जहां पर गेंद हिल रहा हो। यही भारत को चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि अब आपका असला है, ये आपकी ताकत है, ये आपका हथियार है, लेकिन यहां से भारत को वर्ल्ड कप जीतना है। बात है कि एक मैच आप जीतते हैं, फिर दूसरा, फिर 7वां क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल में। मोस्ट लाइकली भारत का सेमीफाइनल भी शायद वानखेड़े स्टेडियम में ही होगा, यहीं पर होगा। बट ये तो एक अलग ही वानखेड़े स्टेडियम था। यहां जब भारत बैटिंग कर रहा था तो वही वानखेड़े 357 रन, जब भारत गेंदबाजी कर रहा था लग रहा डरबन में गेंदबाजी कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझना होगा कि भारत की टीम कंप्लीट है। जो 4 खिलाड़ी बाहर भी बैठे हैं वो भी इन मैचों में खेले हैं, उन्होंने भी परफॉर्म किया है। तो रोहित शर्मा जिन्होंने इन खिलाड़ियों को बेस्ट निकाला, उनमें से उनको क्रेडिट जाता है। फिर क्रेडिट जाता है आपके बल्लेबाजों पर।
उन्होंने भी दबाव को झेला है। मसलन आज का मैच रोहित के रन्स नहीं है, शुभमन गिल से एक बड़ी पारी चाहिए थी, अनलकी वो 92 रन बनाकर आउट हो गए, उन्होंने 100 नहीं बनाया, लेकिन उनका भी तो कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। उसके बाद श्रेयस अय्यर के रन्स नहीं थे और श्रेयस अय्यर ने उस वक्त आकर बैटिंग की जहां थोड़ा सा ना भारत फंस सकता था। मतलब आपने 357 रन बनाए, वहां पर अगर एक दो विकेटें गिर जाती तो यह भी हो सकता था कि भारत जो है वो 280-290 तक रह जाता, फिर आपको शायद 55 ऑल आउट नहीं मिलता श्रीलंका, फिर शायद आप एक मुकाबला देखते। तो श्रेयस अय्यर की वो पारी, विराट ने तो खैर जबरदस्त बैटिंग की है। अनलकी मैं कहूंगा विराट का वो थोड़ी सी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। इसी वर्ल्ड कप में उनका ये तीसरा शतक मिस हुआ है। विराट कोहली जैसे प्लेयर के एक ही वर्ल्ड कप में 300 मिस हुए, लेकिन भारत के खेमे में खुशी होगी, भारत के खेमे में राहत होगी कि हम हर मैच में एक नया मैच विनर लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद शमी की मैं बात जितनी करूं उतना कम। भाई मोहम्मद शमी ने डरा डरा के भगा भगा के आउट किए, वही सिराज ने किया, वही बुमराह ने किया, और तीनों ने अलग अलग गेंद किए। बुमराह ने जो पहला ओवर डाला, अगर आप सिर्फ इस ओवर को देखें, उनके हाथ से गेंद निकलता है एंगल के साथ, बैट्समैन को लगता है अंदर आ रहा है और हल्का सा बॉल बाहर निकल जाता है। उसी में उन्होंने पहला एलबीडब्ल्यू किया, उसी में उन्होंने बल्लेबाजों को बीट